हाय दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको इस वीडियो में जो ढोला मारुरा दुआ है उसके जो पद हैं उनकी व्याख्या बताने वाली हूँ। तो आपके सिलेबस में जो पद दे रखे हैं ढोला मारुरा दुआ वैसे तो प्रसिद्ध लोक काव्य है। थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ क्या है ये। देखो दोस्तों, ढोला मारुरा दोहा जो है वो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया था और इसे राजस्थान का जातीय काव्य भी कहा जाता है, इसे लोक काव्य भी माना जाता है। और इसमें क्या है, ढोला और मारू इन दोनों की प्रेम कथा है, उसका इसमें वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ढोला मारू, ढोला तो क्या था, जो कछवा वंश है उसमें राजा नल का पुत्र था और मारवणी थी पुगल नरेश, पुगल के राजा थे, पिंगल की पुत्री थी मारू मारवणी। वो दोनों का जो विवाह है वो बचपन में हो जाता है। एक सेकंड। दोनों का विवाह बचपन में हो जाता है। अब जब विवाह इनका हुआ था तब ढोला की आयु थी 3 वर्ष की और जो मारवणी थी उसकी आयु थी 1.5 वर्ष की। अब धीरे धीरे दोनों जवान होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आपको ये टाइम पास के लिए बता रही हूँ कि ये टाइम पास कैसे भी हो जाए या फिर कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं है। इस ढोला मारा दूहा की जो आपके पद हैं तभी आपके समझ में आएंगे, कि जो कहानी आप पहले समझोगे ना तभी समझ में आएगी। इसीलिए मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ। प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको कहानी कहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखो, इसमें क्या है, जो कछवा वंश राजा नल थे जयपुर के, उनका पुत्र था कौन, ढोला, तो जिसकी विवाह के समय आयु थी 3 वर्ष की। और जो उसकी मारवणी थी उसकी आयु थी विवाह के समय 1.5 वर्ष की। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान जीके में 2nd ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ओके, इसके अलावा इसमें यह है कि मारवाड़ी ढोला और मारू की दोनों की शादी हो ही जाती है। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं। बड़े हो जाने के बाद में इधर जो ढोला है वो बड़ा हो जाता है और उसको पता नहीं रहता कि अपनी शादी हो चुकी थी पहले इधर। और वो है ना, मालवणी नाम की एक राजकुमारी थी, उससे दूसरी शादी कर लेता है। अब दोस्तों, इधर जो मारवणी है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे उसके विवाह की आयु हुई तो उसे पता चला कि उसकी आयु तो है, उसकी जो विवाह है वो तो बचपन में ही हो चुका था। और कछवा वंश के राजा नल हैं, उनका पुत्र है ढोला, उससे उसका विवाह हो चुका था। तो वो क्या करती है, उधर ढोला इस चीज़ को भूल जाता है कि हमारा पहले भी कोई विवाह हुआ था और मेरी जो प्रेमी जो पत्नी है मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाता है। इधर मारवणी जो है वो अपना संदेश उस तक पहुंचाने का कार्य करती है। वो अपना संदेश है ना किसके माध्यम से पहुंचाती है, ढाडियों के माध्यम से पहुंचाती है। तो आपको है ना ढोला मारुरा दुआ जहाँ पढ़ोगे ना उसमें प्रत्येक पद में जो ढाडी है ना, ढाडी ढाडी शब्द संबोधित करते हुए वो मारवणी अपना संदेश पहुंचाती है और ढाडी शब्द आएगा। तो ढाडियाँ हैं रास्ते में जाने वाली एक जाति है जिसके माध्यम से वो संदेश ढोला तक पहुंचाती है। अब उधर क्या है, मालवणी जो उसकी नायिका है वो ढोल उन ढाडियों से संदेश सुनती है। तो वो ढाडियों का जो संदेश है वो सुन तो लेती है, लेकिन उसका जो संदेश है वो ढोला तक नहीं पहुंचने देती। अब पहुंचने भी कैसे दे, उसको ये पता रहता है कि अगर ढोला को ये पता चल जाएगा कि मारवणी उसका इंतज़ार कर रही है, उसकी जो पहले शादी हो चुकी है अब वो उसका इंतज़ार कर रही है, उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। आज के ज़माने में मोहब्बत, पहले के ज़माने में तो चाहती थी। कोई ना, तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। इधर बार बार मारवणी बेचारी अपना संदेश उस तक पहुंचाती है, मालवणी उस ढोला तक संदेश नहीं पहुंच पाती है। मतलब फिर क्या होता है, एक दिन ढोला है ना उस कहानी को सुनता है, उनके संदेश को सुनता है, तो वह तुरंत वहाँ से तैयार हो जाता है जाने के लिए कि मुझे वहाँ पर जाना ही है। और मुझे उसे पता चलता है कि विवाह मेरा बचपन हो गया था, तो वहाँ से चलता है। उधर मालवणी जो है उसके बेचैन हो जाती है कि अब क्या होगा। और वो जो समय था
जब ढाडियों के माध्यम से ढोला को संदेश मिला था। और जो वो समय था ना, वो था वर्षा ऋतु का। और वर्षा ऋतु में ये होता है कि पति प्रेमी का जो पति पत्नी है, उनको बिछुड़ने का समय नहीं है होता, ये मतलब प्रेमी प्रेमिका का मिलने का समय होता है। तो वो समझाती है कि वर्षा ऋतु के बाद में चले जाना, अभी क्या इतनी जल्दी हो रही है। लेकिन ढोला इस चीज़ को समझ चुका था कि पहले ही उसने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, अब उसे मैं इंतज़ार नहीं करवाना चाहता। तो वो उसी वर्षा ऋतु में वहाँ से निकल जाता है और फिर मारवणी तक पहुँच जाता है, फिर उनकी शादी हो जाती है। यही इसके अंतर्गत कथा है। और इसमें आपके जो पद में, जो कहानी में जो पद दे रखे हैं, वो जो पद ज़्यादातर हैं वो मारवणी जो है वो अपना संदेश ढाडियों के माध्यम से पहुंचा रही है, कैसे कैसे उल्हाने दे रही है, कैसे कैसे रूप में वो अपनी जो भावना है व्यक्त कर रही है, उन सब का इसमें वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके अलावा ढोला मारवा दुआ जो है वो इसको लिखा तो गया था कल्लोल के द्वारा। उसके बाद में इसमें कुछ सल्लाब नामक कवि थे, उसने इसमें कुछ चौपाइयाँ और भी जोड़ी थी, इसका विस्तार किया था। ये है इसकी कहानी। और ढोला मारा दुआ जो है वो दुआ छंद में लिखा गया था। तो दोस्तों, ये जो कहानी है मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और एक चीज़ और है, ये जो ढोला मारवा दुआ है ये गीति काव्य भी है। इसके जो गीत हैं वो पुगल प्रदेश में गाए भी जाते हैं और इनकी कहानी उधर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। तो दोस्तों, आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ढोला मारवा दुहा। आपके सिलेबस में जितने पद दे रखे हैं उसके पदों के अर्थ देखेंगे, कौन कौन से पद हैं, किस किस पद में जो मारवणी है वो क्या संदेश पहुंचा रही है। और मैं आपको पहले ही बताया कि ढाडियां हैं, ढाडियों के माध्यम से संदेश पहुंचाने का कार्य वो करती है। ढाडी है, ढाडी का मतलब होता है संदेश वाहक, संदेश पहुंचाने वाली। तो देखो पहला पद दोस्तों, ये आपके बीए फर्स्ट ईयर में चलता है। बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हिंदी साहित्य में है। तो जो जिन लोगों के हैं वो पढ़ें, ध्यान लगाकर पढ़ें, और बार जिनको नहीं समझ में आए दोबारा से सुन लेना रिप्ले करके। तो चलो पढ़ते हैं। ढाडी जई साहिब मिली यू दाखवैया जाय, जोबन कमल विकास यू भमर ने भैसई आए। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुकी, पूरी कहानी मेरा बताने का एक ही मकसद था कि जब तक कहानी नहीं समझ में आएगी वो आपको ये जो पद हैं वो नहीं समझ में आएंगे। तो इसमें क्या है, ढाडियों के माध्यम से संदेश पहुंचा रही है। तो ढाडियों से कहती है जई साहिब मिली, मारवणी कह रही है कि मेरे साहिब का मतलब प्रियतम, दाखविया कहना उनसे कि मेरे साहिब जब तुम्हें ढाडियों के माध्यम से मारवणी संदेश पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। और इसमें वो कह रही है कि मेरे प्रियतम जब तुम्हें मिले तो उन्हें तुम ये कहना, इस प्रकार कहना, अर्थात देखो दोबारा देखो, ढाडियों के माध्यम से जो मारवणी है वो अपना संदेश अपने प्रियतम तक पहुंचाना चाहती है। और वो कह रही है, वो विरह रूपी वासना में जल रही है। वो कह रही है कि हे ढाडियों जई साहिब मिली, जब मेरे साहिब तुमसे आकर मिले और या फिर रास्ते में तुम्हें मेरे साहिब जो प्रियतम ढोला हैं वो तुम्हें दिखाई दे और तुम्हें मिले, तो तुम उनसे एक बात इस प्रकार से कहना, जोबन कमल विकासी। कमल, यौवन की संज्ञा उन्होंने कमल के फूल से दी है कि कमल का फूल, सीधा अर्थ देखो इसका। सबसे पहले तो कमल का फूल पूरी तरह से विकसित हो चुका है, विकास का मतलब विकसित हो चुका है। भंवर ने बसैयार, और भंवरे हैं इसके ऊपर आप मंडरा ही नहीं रहे हैं, सीधा सीधा अर्थ तो ये है। और इस कमल के फूल और भ्रमर के माध्यम से वो क्या कह रही है कि यौवन रूपी कमल, कमल को, जो कमल के फूल की यौवन की तुलना की है कमल के फूल से, कि यौवन रूपी कमल का जो फूल है वो पूरी तरह से खिल चुका है। भंवर ने बसैया, लेकिन इसके ऊपर मेरे प्रियतम रूपी जो ढोला है, वो मेरे प्रियतम रूपी भरमर इसके ऊपर आकर मंडरा नहीं रहे। अर्थात एक बार फिर से देखिए कि मारवणी है वो ढाडियों के माध्यम से अपना संदेश अपने प्रियतम ढोला तक पहुंचा रही है। वो कह रही है कि हे प्रियतम, मेरा संदेश, मेरे प्रियतम, जब मेरे प्रियतम ढोला तुम्हें दिखाई देते हैं और तुम्हें मिलते हैं तो मेरा संदेश उन तक पहुँचाना, उन्हें कहना कि तुम्हारी जो नायिका है विरह में जल रही है और वो तुम्हारे लिए संदेश पहुँचा
पहुंचाया है कि तो उसका यौवन रूपी कमल का फूल जो है वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है और उसके ऊपर मेरे प्रियतम ढोला रूपी भरमर इसके ऊपर मंडरा नहीं रहे हैं। अर्थात कमल का पुष्प खिल जाने के बाद में उसके ऊपर भंवरे मंडराने लग जाते हैं। और वैसे ही यौवन जब पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो नायिका अपने पति का इंतजार करती है, उसे उनके मिलने का समय आ जाता है। इसके अंतर्गत नायिका जो है वो अपने प्रियतम के लिए आने का संदेश देती है और उसे आनंद प्राप्त करने के लिए अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति देती है। अब उसके जो मन के जो भाव हैं उनको अभिव्यक्ति के माध्यम से संदेश के रूप में उन्हें पहुंचाना चाहती है। दूसरा पद देखो, ढाडी एक संदेश से डोले लगी जाए। ढाडी वही संदेश हुआ कि हे ढाडी, हे ढाडियों, मेरा एक संदेश है, डोले लगी जाए। मेरे प्रियतम तुम जाकर कह देना, मेरे प्रियतम तक तुम मेरा संदेश पहुंचा देना, मेरा संदेश तुम लेकर जाओ। जोबन, अब फिर से जोबन का मतलब यौवन है। चांपू, चांपू का मतलब चंपा का फूल। मयूरियऊ का मतलब मोर। जैसे फूल खिलता है ना तो पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसके ऊपर मोर आ जाते हैं, मतलब बीज के रूप में आते हैं ना ऊपर। किसी का भी फूल देखना उसके ऊपर पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है तो उसके ऊपर मोर आ जाते हैं उसके। कली ने चूटे यार, कली का मतलब कली उसके। और जब उसमें बीज अपन किसी चीज़ का निकालते हैं तो उसके ऊपर उन फूलों को कलियों को चूट लेते हैं, उन जो मोर युक्त फूल है ना उनको चूट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और कुछ तो नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने घर पर गाजर बोते हैं, गाजरों का जो बीज करते हैं उनके ऊपर एक फूल आता है और जो पूरी तरह से खिल जाता है ना तो उसके ऊपर बीज पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, उसे अपन तोड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं। वो तो समझ में आ रहा है। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो फिर से देखो, इसमें मतलब ढाडियों के माध्यम से पुनः ढाडियों को कह रही है कि मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम तक पहुंचा देना। मेरे प्रियतम जब तुम्हें दिखाई दे तो मेरा एक संदेश कहना उन्हें। जोबन चांपू मयूरू, यौवन रूपी चंपा का फूल जो है वो मोर युक्त हो गया है। अब यहाँ पर यौवन की तुलना किससे की गई है? चंपा के फूल से, कि यौवन रूपी जो चंपा का फूल है वो मोर से युक्त हो चुका है। अर्थात मेरा यौवन पूरी तरह से खिल चुका है, पूरी तरह से यौवन से मैं परिपूर्ण हो चुकी हूँ। और जब चंपा का फूल मोर युक्त हो जाता है तो उसे चूट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। वैसे कली ने चूटे आए और मेरे यौवन रूपी पुष्प की कली चूटने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अर्थात मैं पूरी तरह से यौवन में युवावस्था में आ चुकी हूँ। अब मेरे प्रियतम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर करना, कि ताकि अगर मुझको जो कमी है वो मैं कुछ और भी आपको समझा सकूं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा नीचे वाले में चंपा के फूल के, कि चंपा का यौवन रूपी चंपा का फूल मोर युक्त हो चुका है और इससे मेरा भ्रमर रूपी जो प्रियतम है वो इसमें कलियां नहीं चूट रहा है। और ऊपर वाले में यौवन रूपी कमल का फूल विकसित हो चुका है और इसमें मेरे प्रियतम रूपी भंवरा पर आकर मंडरा ही नहीं रहे। आज हम 2 ही पढ़ पाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है, आप लंबा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मैं अंत में आपसे कह रही हूँ प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना, आगे से आगे सब्सक्राइब करना। जो नई कॉलेज में आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है ये, और ताकि मेरा ये वीडियो बनाने का जो कार्य है वो सार्थक हो सके। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना भी मत भूलना। प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हो मुझे फीडबैक नहीं मिलता, और जब तक फीडबैक नहीं मिलता है पढ़ाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।